नमिता, सूरज, चलो बेटा जल्दी दूध पी लो। अरे आप कहाँ चल दिए? वही पेशेंट कॉल। आज संडे है, साथ में लंच नहीं करेंगे? रंजना, बीमारी सैटरडे या संडे देखकर थोड़ी ना आती है। हाँ, अगर जल्दी आ गया तो साथ में खा लेंगे, वरना बच्चों के साथ खा लेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बच्चों, मम्मी को तंग मत करना। ओके बाय। मर चुका। जैसा बोया वैसा काटा। सर, सर, कमरुद्दीन ने सबसे पहले बॉडी देखी थी। जी साहब, हम 207 का ऑर्डर लेकर के जा रहे थे, तभी देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। हमें लगा कुछ गड़बड़ है, हम यहाँ आए तो ये देखा साहब। विकास है, ये लखनऊ का ही रहने वाला है। किस समय चेक इन किया था? सर, दिन के करीब 12 बजे। अकेले या कोई था साथ में? सर, एक्चुअली विकास सहाय ने रूम सिर्फ 4 घंटे के लिए बुक किया था। लड़की का चक्कर है क्या? सर, विकास सहाय हमारे रेगुलर कस्टमर थे। ये क्या हर बार अपने नाम पर रूम बुक करवाता था? जी सर। और हर बार किसी लड़की को साथ लाता था? जी सर। सेम लड़की? नहीं सर, अलग अलग लड़की। आज कौन थी इसके साथ? ये तो मालूम नहीं। अब हम अपने गेस्ट के पर्सनल मामलों में तो नहीं पड़ते सर। पर हाँ सर, आशीष जो हाउसकीपिंग में है, उसने कमरुद्दीन के बॉडी देखने से तकरीबन 10 मिनट पहले एक लड़की को रूम से निकलते देखा था। साहब, हम 209 की सफाई कर रहे थे, झाड़ू लेने के लिए बाहर आए तो देखे एक लड़की 203 से बाहर जा रही है। हम पीछे से देखे थे साहब, सिर्फ पीठ दिखाई दिया। सॉरी सर, हमारा छोटा मोटा होटल है, हमारे पास सीसीटीवी कहाँ। आपने, आपके किसी स्टाफ ने इस लड़की को पहले भी कभी देखा था? पता नहीं सर, बस आशीष ने पीछे से जाते हुए देखा है। सर, इसके पर्स से विजिटिंग कार्ड मिला है। इससे पता चलता है कि ये डॉक्टर है। इसका कोई सूरज हेल्थ क्लिनिक है, कृष्णानगर रोड पर। और कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये नंबर है, इस पर कॉल किया, ये भी बंद है। उस लड़की से रिलेटेड कुछ मिला? नहीं सर, पूरा रूम छान मारा। जैसा बोया वैसा काटा। ये कुछ बदले का मामला लग रहा है। राजीव। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। डॉक्टर विकास सहाय ने करीब 11:15 घर छोड़ा और 1.5 घंटे बाद उनकी लाश किसी होटल के एक कमरे में पड़ी मिली। ये तो जाहिर हो गया था कि वो वहां क्यों गए थे, लेकिन वहां वो किसके साथ थे, ये राज था। स्वाभाविक है कि उनकी पत्नी रंजना को अपने पति की मौत की खबर सुनकर गहरा झटका लगा था, लेकिन ये जानकर भी वो कम सदमे में नहीं थी कि उनका पति पेशेंट से मिलने जा रहा हूं कहकर होटल के कमरे में क्यों गया था। मिसेस सहाय। जी।
की बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल गई हुई है। आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझसे? मेरे पति एक पेशेंट को देखने के लिए गए थे। मैं नहीं मानती आप लोगों की बात। ठीक है सर, कांस्टेबल डॉक्टर सहाय की क्लिनिक पर गए। संडे की वजह से बंद था तो उन्होंने कंपाउंडर को वहाँ बुलाया। डॉक्टर साहब की बीवी को उसके अफेयर के बारे में जरा भी भनक नहीं है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि डॉक्टर साहब होटल में लड़कियों से मिला करता था। दोहरी जिंदगी जी रहा था। बड़ी बेरहमी से काटा गया। हमें वहाँ सेम ब्रांड की शराब की 2 बोतलें मिली थी। इनके खून में शराब और नींद की गोलियों की मात्रा पाई गई है। इस बोतल को हाथ भी नहीं लगाया गया है। ये बोतल मुझे टेबल के नीचे से मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छिपा कर रखी हो। इसमें नींद की गोलियों के अंश मिले हैं। इसमें से कोई 3 पैक पिए लगते हैं। मतलब जो कातिल है वो अच्छी तरह से जानता था उसे क्या करना है। उसका इरादा तय था। उसने बॉटलें बदल दी, पहले वाली हटा दी और नींद की गोलियों वाली रख दी। मतलब कातिल कोई करीबी ही है जो अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर साहब कौन से ब्रांड की शराब पीते हैं और कौन सी बोतल लेकर आने वाले हैं। सर इस बारे में मुझे ज़रा सा भी मालूम नहीं है। डॉक्टर साहब हमेशा होटल में जाते थे और हर बार किसी ना किसी लड़की को साथ लेकर जाते थे। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये सच है। डॉक्टर साहब बहुत ही शरीफ इंसान थे। समझ में नहीं आता ये हो कैसे गया। इस डॉक्टर ने अपनी दोहरी जिंदगी का राज अपने घर वालों, अपने करीबी लोगों से बहुत सावधानी से छुपा रखा था। उसके कॉल रिकॉर्ड्स कल तक हमारे हाथ में होंगे सर। ये कत्ल या तो कुछ हासिल करने के लिए किया गया है या फिर खुंदक निकालने के लिए। ये कोई करीबी है जिसके सामने इस डॉक्टर की दोहरी जिंदगी का राज खुल गया था। उस हाउसकीपिंग वाले लड़के ने कहा था कि उसने वहाँ से एक लड़की को निकलते हुए देखा है। इस लड़की को या तो डॉक्टर ने खुद बुलाया होगा या फिर ये बिन बुलाए मेहमान थी। और डॉक्टर साहब ने जो शराब पी थी उसमें नींद की गोलियां मिली थी। और सेम ब्रांड की हमें वहाँ 2 बोतलें मिली। ₹25। डॉक्टर विकास सहाय के कत्ल का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। उनका परिवार उनकी मौत और उनकी दोहरी जिंदगी के खुलासे को लेकर सदमे में था। और उसी दिन कोई थी जो विकास सहाय को एक कुरियर भेज रही थी। मुश्किल है, इसे तो अखबार के कतरनों से बनाया गया है। लेकिन होटल रूम में तो हमें ऐसा कोई अखबार नहीं मिला जिससे बनाया गया। मतलब कातिल पूरी तैयारी के साथ आया था। सर डॉक्टर साहब के फ़ोन का अंतिम लोकेशन नमन होटल ही आ रहा है जहाँ उसे मारा गया। कल सुबह 11:30 से 11:45 के बीच वो घर से निकला और सीधा नमन होटल गया। फ़ोन पे कोई और लोकेशन नहीं आ रही है। मतलब मुलाकात पहले से तय थी। फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? उसके फ़ोन पे जो लास्ट कॉल आया था वो जगदीश नाम के किसी आदमी का था। फोन करो। नहीं, उठा लो उसे। You are not dialing a valid number. Please check the number you have dialed. यस, कम इन। सर कल ये लिफाफा आया कुरियर के लिए। डॉक्टर विकास सहाय। सर भेजने वाले का नंबर और डॉक्टर विकास सहाय का नंबर दोनों ही नहीं लग रहे। तो कुरियर मत भेजो। कितनी बार ये बात बताइए तुम्हें? विकास सहाय। जी सर, मुझे भी ये बाद में अचानक ख्याल आया।
सर मैं डॉक्टर सहाय का पेशेंट हूँ। मेरा फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोचा डॉक्टर साहब को फ़ोन करके पूछ लूँ दवाई बदलनी है या वही चलने दूँ। जगदीश थोड़ा टाइम लगेगा, तुम एक काम करो, वही दवाई चलने दो। अगर ठीक ना लगे तो कल मेरे क्लिनिक आ जाना। बस सर इतनी ही बात हुई थी। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी थे। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? रेखा, आप कौन बोल रहे हो? प्लीज आप मुझे इन सब चीजों में मत घसीटिए, मैं नहीं थी वहां। देखिए मैं एक घर परिवार वाली औरत हूँ और उस दिन मैं घर पर ही थी। जी मैं लता बोल रही हूँ, लेकिन मैं थी नहीं उसके साथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन ऑफिसर मैं कह रही हूँ ना आपसे, मेरा अफेयर था, पर अब आप मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटिए। मैं उस दोपहर उनके साथ नहीं थी सर। सर, कई औरतों से बात हुई है, सभी ने उसके साथ होने से मना किया। कोई भी कत्ल वाली दोपहर को उस होटल में नहीं गई थी जहां डॉक्टर सहाय का मर्डर हुआ। हाँ, उसी दिन सुबह 11 बजे एक लैंडलाइन से फ़ोन आया था डॉक्टर सहाय के फ़ोन पर। उसके होटल के लिए निकलने से पहले? जी, किसी जनार्दन मुखी का नंबर है। हेलो, पीएसआई राजीव कुमार बोल रहा हूँ। जनार्दन मुखी से बात हो सकती है? हाँ जी, हम जनार्दन मुखी बोल रहे हैं, बोलिए। क्या आप डॉक्टर विकास सहाय को जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। क्या आप जानते हैं डॉक्टर सहाय का मर्डर हो चुका है? नहीं साहब, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? 28 जुलाई की सुबह 11 बजे उन्हें आपके लैंडलाइन से एक फ़ोन आया था और दोपहर 2 बजे उनकी लाश होटल के कमरे में मिली। आपने फ़ोन क्यों किया था? साहब हमने कोई फ़ोन नहीं किया था उनको। लेकिन आपके नंबर से एक फ़ोन था और पहले भी कई बार आपके नंबर से बात हो चुकी है। साहब इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। सर, ये जनार्दन मुखी 65 साल का रिटायर्ड आदमी है, उसे तो डॉक्टर सहाय के मर्डर के बारे में पता भी नहीं। कहीं इस मर्डर की कड़ी तो नहीं? जैसा बोया वैसा काटा, ये तो काफी पर्सनल है। पर्सनल खुंदक। देखिए सर, हमारी कुरियर कंपनी का कामकाज बड़ा ही साफ सुथरा है। भेजने वाले का नाम और जिसे कुरियर मिलना है, हम दोनों का नंबर चेक करते हैं, उसके बाद ही कुरियर डिलीवरी देते हैं। हमने सुना है सर कि कुरियर के जरिए कुछ गड़बड़ चीज़ें भेज दी जाती हैं और इसमें हमें कुछ गड़बड़ लगा क्योंकि इसके दोनों नंबर बंद आ रहे थे। और फिर सुबह में ही हमने डॉक्टर विकास सहाय के मर्डर की खबर पढ़ी थी अखबार में। रंजना जी, आपका पति आपके हवाले। यह खत विकास सहाय की पत्नी रंजना के लिए था। यह कौन सा भद्दा और बेरहम खेल था? क्या था उस लिफाफे में? रंजना जी, आपका पति आपके हवाले। सर, मैंने तुरंत अपने एरिया के थाने में खबर कर दिया था। मर्डर की खबर सुबह में ही पड़ी थी। कुरियर के लिए लिफाफा देने कौन आया था? सर, मेरे अटेंडेंट कमलेश का कहना है कि कोई लड़की आई थी। सर, वो लड़की करीब 25 से 27 साल की होगी। सिर्फ अंजलि, पूरा नाम नहीं लिखा है और ये पता भी फर्जी है। ये पर्सनल है कुछ। मुझे नहीं पता। मैं नहीं मानती कि उनका किसी औरत के साथ गलत रिश्ता हो सकता है। देखिए रंजना जी, यही सच है। ये कड़वा घूंट आज नहीं तो कल आपको अपने गले से उतारना ही होगा। ये सच हमारे सामने आ चुका है। आपके हस्बैंड का मर्डर हो चुका है। उनकी लाश हमें एक होटल के कमरे में मिली, जबकि वो ये कहकर गए थे कि वो किसी पेशेंट को देखना चाह रहे हैं। अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि उनका कत्ल किसी औरत ने किया है, जिसे उनसे अपना कोई पुराना हिसाब चुकता करना था। मुझे सच में नहीं पता। ये डॉक्टर की दोहरी जिंदगी बड़ा ही महफूज राज था। बड़ा अजीब है, उसके इस राज की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। उसे किसी ने मार डाला,
पीछे ऐसा मैसेज छोड़ा जिससे लगता है कि कोई पुरानी रंजिश थी, पर कातिल का अभी तक हमें जरा भी अंदाजा नहीं। जनार्दन मुखी, जिसके लैंडलाइन से डॉक्टर के कत्ल के दिन 28 जुलाई की सुबह 11 बजे फ़ोन आया था। क्या उसकी और जांच करें? करते हैं। जी जी, इस बारे में साहब से हमारी बात हुई थी। मालूम है, कोई तो वजह होगी, कोई तो बंदा होगा जिसने आपके घर से डॉक्टर साहब को फ़ोन किया होगा। जी भला हमारे घर से डॉक्टर साहब को कोई क्यों फ़ोन करेगा? अगर कोई बीमार होगा जब भी तो उन्हें फ़ोन करेंगे ना। आपके घर में कौन कौन रहता है? जी, हम हैं, हमारी पत्नी कुमुद, बड़ी बेटी अर्चना और छोटी बेटी साक्षी। कहाँ है आपकी बेटियाँ? जी, बड़ी बेटी मोहल्ले में पीसीओ चलाती है और छोटी बेटी कॉलेज गई है, एमए कर रही है। उनके मोबाइल नंबर? जी, जी मैंने तो डॉक्टर साहब को कोई फ़ोन नहीं किया। उन्हें जानती तो है ना आप? जी हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। बल्कि वो तो हमारे घर भी आए थे कोई 6 साल पहले, जब मैं बीमार थी। बड़े अच्छे आदमी थे। जब उन्हें पता लगा कि हम गरीब हैं तो हमसे फीस भी नहीं ली उन्होंने। इसका बुखार तो और भी बढ़ गया है। आप इसका ब्लड टेस्ट करा लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। अभी फिलहाल यही दवाइयाँ चलने दीजिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आपके फीस। जनार्दन जी, रहने दीजिए। आप इस वक्त सिर्फ अर्चना का ख्याल रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे। शुक्रिया। मैं कोई 2 महीने बीमार रही, पर उन्होंने एक भी बार फीस नहीं ली। बहुत दयालु आदमी थे वो। जी, और सिर्फ यही नहीं, उसके 1 साल बाद जब मेरी छोटी बहन साक्षी कॉलेज में थी, तब उसे अपने यहाँ काम पर भी रखा ताकि उसकी पढ़ाई में कुछ मदद हो सके। इतने एहसान, फिर नफरत कैसी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजीव, अर्चना की हरकतों पे नजर रखो। कई लोग जब किसी पे एहसान करते हैं तो वापसी में किसी किस्म के एहसान की उम्मीद भी रखते हैं। जी सर, मैंने साक्षी को थाने बुलाया है, अभी वो कॉलेज में है। साक्षी, अभी तुम डॉक्टर साहब के साथ काम नहीं कर रही थी? जी नहीं सर, 2 साल हो गए काम छोड़े हुए। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स शुरू किया तो पढ़ाई इतनी थी कि वक्त ही नहीं बचा। डॉक्टर साहब की बॉडी हमें एक होटल के रूम में मिली, ऐसे होटल में जहां वो अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ जाया करते थे। उनकी इस लाइफ के बारे में उनके घर में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। साक्षी, तुमने तो डॉक्टर साहब के साथ 3 साल काम किया है ना? इन 3 सालों में कभी तुम्हें डॉक्टर साहब की जिंदगी के बारे में कोई भनक लगी? जी बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब ने तुम्हारी बहन अर्चना का मुफ्त में इलाज किया, तुम्हें काम पे रखा उस वक्त जब तुम्हें एजुकेशन के लिए सपोर्ट की जरूरत थी। इन एहसानों के बदले डॉक्टर साहब ने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर, मैं इधर 6 साल से काम कर रहा हूँ। साक्षी पहले यहाँ काम करती थी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ सर। और उसकी बहन अर्चना? जी, वो कई बार डॉक्टर साहब को दिखलाने आई है। सर, इतवार की सुबह 11 बजे हम सब घर पर थे। छोटी बेटी साक्षी की कॉलेज बंद थी और बड़ी बेटी अर्चना शाम में ही दुकान खोलती है। उसी दिन उसी वक्त डॉक्टर साहब को आपके घर से फ़ोन किया गया और आपके घर का हर मेंबर इस बात से इनकार कर रहा है। जनार्दन जी, दाल में कुछ काला है। साहब, कोई गड़बड़ ज़रूर है। हम गरीब लोग हैं साहब, हम अपने काम से काम रखते हैं और किसी तरह अपना पेट पालते हैं साहब, और फिर हम ऐसा करके खामखा परेशानी क्यों मोल लें साहब? ज़रूर कोई गलत फहमी है साहब। सर, ये कॉल पक्का जनार्दन मुखी के लैंडलाइन फ़ोन से सुबह 11 बजे किया गया था। अर्चना और साक्षी के फ़ोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनके फ़ोन की लोकेशन होटल के आसपास नहीं आ रही है। लगता है ये बहुत ही अंदरूनी गहरी बात है, जिसका नाता डॉक्टर साहब की किसी हरकत, किसी गलत काम से जुड़ा है। रंजना जी, आपका पति आपके हवाले। कोई अपने दिल की खुन्नस निकाल रहा था और ये वो जाहिर भी करना चाहता था। या तो ये काम उसने खुद किया है या फिर किसी से करवाया है।
नोट्स लिखकर छोड़े गए थे वो एक कहानी बयां करते थे। अब ये कहानी क्या थी, किसकी कहानी थी, यही इस कत्ल की वजह और कातिल को सामने ला सकता था। कौन था जो बदला लेना चाहता था और लिखकर ये जाहिर भी करना चाहता था कि ये बदला ही है, प्रतिशोध ही है और कुछ नहीं। साक्षी बेटा, जी बाबूजी। कहीं जा रही हो बेटा? दिल्ली जा रही हूँ। लेकिन अचानक? जी वो कॉलेज की एक ट्रेनिंग पे जा रही हूँ। तुमने बताया भी नहीं मुझे। बाबूजी पहले सोचा था नहीं जाऊंगी, पर लगता है अब जाना जरूरी है। हाँ, दीदी को बताया? जी सुबह ही बता दिया था। ठीक है बेटा, खुशी खुशी जाओ, ठीक है? जी बाबूजी। साहब, अर्चना ने वैसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन जितनी भी की है उसे ख़त्म करके वो अपनी दुकान संभालने लगी। और साक्षी? साहब एक बात छुपाई है साक्षी नाम से, कंपाउंडर ने भी छिपाई है और यहाँ तक कि उसके पिताजी जनार्दन मुखी ने भी छिपाई है। सब ने छिपाई, किसी ने नहीं बताई। तो फिर तू बता दे, ये तू भी छुपाएगा? साहब ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक पढ़ाई छोड़ दी थी साक्षी ने। 1 साल ड्रॉप किया, फिर मास्टर किया। क्यों किया सर? साहब ड्रग्स की एडिक्ट थी वो। 1 साल तक उसका इलाज चला है। बड़ी मुश्किल से 1 साल में ये आदत छूटी है उसकी। इसका डॉक्टर से क्या लेना देना? साहब ये काफ़ी पर्सनल है, पता नहीं साहब, पर कुछ तो है। बगैर बताए चले जाने का सोच लिया? साक्षी, ना तो दिल्ली में तुम्हारा कोई प्रोग्राम था, ना ही तुम दिल्ली जा रही थी। जाहिर सी बात है तुम भाग रही थी। तुम्हारा डॉक्टर साहे के मर्डर से कोई ताल्लुक है साक्षी? जी मुझे पता था उसे कौन सी ब्रांड की विस्की पसंद थी। मुझे पता था नींद की गोलियां कितनी असरदार होती हैं, गहरी नींद में पहुंचाने के लिए कितनी गोलियां काफ़ी होती हैं। तीन साल डॉक्टर सहाय के क्लिनिक में काम किया था। मेडिसिन के बारे में इतनी जानकारी तो हो ही गई थी। जी मैंने ही डॉक्टर सहाय को अपने घर से 28 जुलाई की सुबह 11 बजे फ़ोन किया था। साक्षी, मैं आधे घंटे में निकलता हूँ। तुम होटल पहुंचो, मैं डायरेक्टली वहीं आ जाऊंगा। ड्रिंक बना? जरूर, पूछ क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम फिर से मेरे पास चली आई? आना ही था, आना ही पड़ा। थैंक यू स्वीटहार्ट। जैसा बोया वैसा काटा? घर से निकलने से पहले ही मैंने सब कुछ तय कर लिया था, बल्कि उससे भी पहले जब मैं उसे दोबारा टच में आई। मैं उसके पास जाना चाहती थी, उसके करीब जाना चाहती थी। मुझे पता था कि 3 पैग में ही वो अपना होश खो बैठेगा। फिर तुम कुरियर करने गई? जी। 25 रुपए। जाहिर है इसका पिछली किसी बात से लेना देना था। एहसान जो उसने की और उसके बदले में जो उसने तुमसे मांगा। मांगा?
उसने ज़बरदस्ती छीना। अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो काम है हमारा। जनार्दन जी, अगर साक्षी के सपने पूरे करने में मैं कोई मदद कर पाया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी। बता दीजिएगा। हमारी हालत बहुत खराब थी सर, और डॉक्टर सहाय हमारी लगातार मदद करता रहा। बाबूजी ने तो भोलेपन में उनसे हेल्प भी मांग ली मेरे लिए। मैं पढ़ना चाहती थी। डॉक्टर सहाय ने तुरंत अपने क्लिनिक में मुझे नौकरी दे दी। उस समय मुझे उसके इरादों का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ। हो सकता है कि मेरे वहाँ काम शुरू करने के बाद उसकी नीयत बदल गई हो, पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साक्षी। क्या बात है साक्षी, आज तुम बड़ी थकी थकी और कमजोर लग रही हो। सर कुछ दिनों से कमजोरी सी लग रही है। लगता है तुम्हें विटामिन डेफिशिएंसी है, पर डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें दवाई देता हूं। साक्षी, तुमने डॉक्टर को क्यों मारा? मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उन दवाइयों की एडिक्ट होती जा रही थी। वो न जाने कौन कौन सी नशीली दवाइयों के इंजेक्शंस दे रहे थे कि मुझे उनकी आदत होने लगी। जब तक मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने तो बड़ी बेशर्मी से मुझसे कहा भी है। तुमने इसका कभी अपने माँ बाप से जिक्र किया? जी नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, मगर उन्हें मेरे एडिक्ट होने का पता चल गया था। मुझे डी एडिक्शन करवाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा 1 साल बर्बाद हुआ। तुम्हें इस बारे में किसी से तो बात करनी चाहिए थी। अपनी बहन से बात कर सकती थी, कंप्लेन कर सकती थी। मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा होता। वो बहुत ही इज्जतदार आदमी था, एक डबल लाइफ जी रहा था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। मैंने इंतज़ार किया जब वो मेरे फंदे में आए, एक ऐसी सिचुएशन हो जब वो कमज़ोर हो और मैं उस पर वार कर सकूं। मुझे मौका मिला और मैंने ठीक वही किया जो उसने मेरे साथ किया। उसने मुझे एडिक्ट बनाया था और मैंने उसके एडिक्शन का फ़ायदा उठाया। वो पूंछ हिलाता हुआ आया और कर दिया मैंने वार वहीं पर। अगर मान भी ले तुम जो कह रही हो वो सही कह रही हो,
डॉक्टर साहब ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था, एकदम गलत था। पर तुम्हें रिपोर्ट करनी चाहिए थी, कानून उसे संभाल लेता। तुम्हें अपने माँ बाप बहन किसी दोस्त से बात करनी चाहिए थी, कानून का सहारा लेना चाहिए था। उसने मेरा इस्तेमाल किया था सर, और वो भी उस समय जब मैं बेहद नाजुक हालत में थी। वो एक इज्जतदार रसूख वाला आदमी था। कोई मेरा यकीन क्यों करता सर? उल्टे सब लोग मुझ पर उंगली उठाते कि मैं एक ड्रग एडिक्ट लड़की एक अच्छे भले डॉक्टर पर कीचड़ उछाल रही है, उसका फायदा उठाना चाह रही है। चलिए आप ईमान से बताइए सर, अगर हिम्मत हो तो, अगर उस समय मैं आपके पास आती तो आपका क्या रिएक्शन होता? डॉक्टर साहब बोलता कि वो मासूम है, उसे छोड़ दिया जाता, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मचता, कुछ लोग मुझे भी सपोर्ट करते। लेकिन इन सब के बावजूद क्या डॉक्टर सहाय को अपने किए की सजा मिल पाती? आपने मुझे पकड़ लिया है सर, मैं कबूल करती हूँ कि मैंने गुनाह किया है, मैंने उसे सजा दी है। उसने जैसा बोया वैसा काटा। अपराध करने से किसी का फायदा नहीं होता है सर, मेरा भी नहीं होगा, लेकिन मैंने ये जरूर पक्का किया है कि डॉक्टर सहाय को भी उसके किए अपराध का कोई फायदा ना हो। अर्चना बेटा, क्या तुम्हें पता था कि साक्षी पे क्या गुजर रही थी? नहीं बाबूजी, मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि उसे नशे की लत कैसे पड़ गई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी जो हकीकत में हुआ। ये सच नहीं है बेटा, लोग तो कुछ भी बुरा बोलते हैं, लेकिन ये सब झूठ है, झूठ है सब। साक्षी अभी जुडिशियल कस्टडी में है। डॉक्टर विकास सहाय के कत्ल के लिए उस पर आईपीसी की धारा 302 लगाई गई है और वो साइकियाट्रिस्ट की सलाह और निगरानी में भी है। जो नोट्स उसने लिखकर छोड़े थे उससे उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर तक भरी नफरत और प्रतिशोध की तड़प साफ जाहिर हो रही थी। बहस इस बात पर कभी नहीं की जा सकती कि उसने जो किया वो गलत था या सही। बेशक वो गलत था। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जबान के बदले जबान, ऐसे तो सारी दुनिया अंधी, गूंगी और बहरी हो जाएगी। लेकिन साक्षी को तो यही लगा था कि वो गूंगी है, ये दुनिया उसके दर्द को सुनने के लिए बहरी है, कानून अंधा है और इंसाफ उसे कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसा सोचने वाली साक्षी अकेली नहीं है। हम में से बहुत से लोग उसकी इस भावना से सहमत होंगे और मानेंगे कि लॉ एनफोर्समेंट ठीक से होता ही कहां है। बहुत से लोग इस बात को मानेंगे कि पावरफुल लोग जुर्म की सजा से बड़ी आसानी से बच निकलते हैं और अगर फंस भी जाते हैं तो उन्हें इससे बाहर निकलने के हथकंडे आते हैं। जबकि एक आम आदमी, वो तो बस कानून की पेचीदगियों में ही उलझा रहता है। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जबान के बदले जबान, फिर तो ये सारी दुनिया अंधी, गूंगी और बहरी हो जाएगी। बिल्कुल सच बात है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि किसी बेबस आम इंसान के सब्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सभी के लिए अच्छा होगा कि जो पावरफुल हैं, जो ताकतवर हैं, वो ये जान ले कि किसी का शोषण करके, किसी की आवाज को दबा के जो गुस्से, हताशा और नफरत के बीज आप बोते हैं, वो कभी भी समझदारी का फल नहीं देते हैं। अब तक शिनाख्त नहीं हुई, नाम तक नहीं? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला।
क्या वीरेंद्र, तू फिर लेट हो गया? 8:15 बज रहे हैं। माफ़ करना, थोड़ा बस मिलने में टाइम लग गया। तेरी रोज रोज का यही ड्रामा है। तेरी वजह से मुझे 1 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ता है यहाँ पर। आगे से मैं तेरे से लूँगा अपना ओवर टाइम, समझा? कल से एकदम बिल्कुल टाइम पे आऊँगा। चल एंट्री चेक कर लूँ। थैंक यू यार। हैं अरे कितना है? 80, 55, 8.5 पे। आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडी के पास कुछ भी नहीं? मैं यार्ड नंबर 23 का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। रोज की तरह राउंड पे निकला था, तभी मेरी नज़र इस लाश पे पड़ी। किसी ने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी? साहब, रात को बहुत कम लोग रहते हैं काम पर, आवन जावन कम ही रहता है लोगों का। अरे लेकिन कोई यार्ड के अंदर आया, इस आदमी को मारा, तो ये मरने वाला चिल्लाया नहीं होगा, चीखा नहीं होगा? मुझे नहीं पता साहब, मैं तो रोज़ लेट आता हूँ ड्यूटी पे। आज भी 8:15 बजे आया था, तब से तो कुछ नहीं सुना। कौन है? कौन ये? यहाँ का वर्कर है साहब? अगर ये वर्कर होगा तो गेट पर इसके आने का एंट्री होगा साहब। देसाई, बॉडी पोस्टमार्टमला पाठवून दे। सर। नहीं साहब, इसकी कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो फिर ये अंदर कैसे आया? कभी कभी लोग इधर से भी आते हैं, और ये हमारी मालगाड़ी की रेलन है साहब, जो आगे जाकर के वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे की ब्रॉडगेज में मिल जाती है। कौन था वो आदमी और क्यों मारा गया? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास ही मिली इस बेनाम लाश की शिनाख्त पुलिस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। सर, मुंबई और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से पता किया, ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है और ना ही इस आदमी के बारे में कोई जानकारी। डेड बॉडी के पास भी हमें कुछ नहीं मिला, ना सेल फोन ना आईडी कार्ड, जिससे ये पता चल सके कि इस आदमी का नाम क्या है, रहता कहाँ है, सिवाय सिनेमा के 2 टिकटों के। उम्र 35 से 40 के बीच है, 14 बार वार हुआ है। इस पर लगा हुआ खून और बॉडी का खून दोनों मैच होते हैं। खून इसी से किया गया है। अभी तक हमें इसका नाम तक पता नहीं चला है। मुस्लिम है, खतना हुआ है। सर, कोई बॉडी लेने या तलाश करने भी नहीं आया अब तक।
ताज्जुब है, इस आदमी को पहचानने वाला एक भी आदमी मुंबई में नहीं है। सर पिक्चर की 2 टिकटें हैं, उस एंगल में इन्वेस्टिगेट करें, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। ठीक है, अब तक तो ये एक ही सुराग हमारे पास है। सब बहुत ही छोटा सा थिएटर है ये हमारा, 30 रुपए का टिकट है आज के ज़माने में भी। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे कहाँ से लगाएंगे साहब? ये फोटो ध्यान से देखो, 4 जुलाई को ये आदमी यहाँ पिक्चर देखने आया था। देख के बताओ, पहचानते हो इसे? नहीं साहब, पता नहीं कौन है, रोज बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे साहब। पर साहब एक बात है, शायद आपका किसी काम आ जाए। बोलो। साहब मजदूर टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और बाजू में कोठे हैं, कुछ लोग तो वहाँ से लड़कियाँ भी लाते हैं, और हो सकता है ये किसी का कस्टमर हो और वो पहचान जाए। बहुत सारे कोठे और उनमें काम करती न जाने कितनी औरतें। इनमें से कोई शायद उस आदमी को जानता हो। ये तो घास के ढेर में से सुई ढूंढ निकालने से भी ज्यादा मुश्किल था। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और वो पीछे वाला एरिया भी हो गया ना? हाँ सर, पर अभी भी 4 एरिया बाकी है। चलो वो भी देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो जानती है? नहीं मालूम कौन है ये, नहीं जानती मैं इसको। अरे छोड़, कहाँ लेके जा रही है? अरे बोल ना। नाज़नीन नाम है इसका। तू नहीं जानती ये आदमी कौन है? मैंने उधरिच बोला था कि नहीं जानती करके, काय को खाली पूरी टाइम वेस्ट करने का। तेरे पास वाली कमरे में जो रहती है उसका नाम बता। वो तो रुखसाना है। नहीं मालूम कौन है ये। देख नाज़नीन, हमें पक्का बताया कि ये रुखसाना उस आदमी को जानती है। हाँ तो उसको पकड़ने का साहब, मैं वो काय को परेशान करने का। तू सिर्फ इतना बता, रुखसाना झूठ बोल रही है ना? साहब मैंने उस आदमी को 1-2 बार आते जाते देखा था रुखसाना के पास, हो सकता है वो भूल गई हो। तू जानती है इसको रुखसाना? नहीं जानती। हमें पता है तुम झूठ बोल रही हो। एक बार बोला ना साहब, नहीं जानती मतलब नहीं जानती। अभी भी झूठ बोल रही हो। मैं सच्ची बोल रही है साहब। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये आदमी है कौन। साहब धंधे से सर उठाने का टाइम नहीं मिलता है। अब क्या मैं हर आने जाने वाले का फोटो खींच के मोबाइल में रखेगी? अरे नहीं पढ़ने का इस लफड़े में मेरे को साहब। तेरे पास आया था? हर आदमी का चेहरा देखेंगे ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हम हाथों का रोकड़ा देखते हैं, आदमी का चेहरा नहीं। देख रुखसाना, मैं जानता हूं तू लफड़े में नहीं पड़ना चाहती, पर ये लफड़ा नहीं है, एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट में मरा ये। अब इसकी फैमिली होगी, उनको इन्फॉर्म करना होगा। बेचारे के बीवी बच्चे होंगे। चल बता दे, क्या जानती है इसके बारे में? साहब ये कौन है ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ आया था ये मेरे पास 2-3 बार, यही कोई 1-आध महीने पहले। कस्टमर था साहब, और कुछ नहीं पता। कस्टमर था, 2-3 बार आया था, कभी नाम नहीं पूछा उसने। इधर कौन अपना असली नाम लेकर आता है साहब? और अपने को क्या करना है किसी का नाम पता ठिकाना जानकर? अपना काम है, रोकड़ा लिया, काम किया, खलास। और वैसे भी वो कोई सेठ वेठ नहीं था कि मैं उसका नाम पता जानती।
तेरी मैडम को तो मालूम होगा ना? मेरे को मेरा मालूम, अपनी कोई मैडम नहीं है। ये तुम्हारे पास आया कैसे? वो मेरा एक पहचान वाला उसको लेकर आया था। कौन? जमाल। पूरा नाम बोल। अशरफ जमाल साहब, वो मेरा पुराना कस्टमर है, वही उसको लेकर आया था मेरे पास। ये अशरफ जमाल मिलेगा कहाँ? वो तो नहीं पता साहब, वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। किधर? इधर ही वडाला में कहीं। नाम से तो याद नहीं होगा साहब, और वैसे वो लोग तो दहाड़ी पे आते हैं, रोज तो आते नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्टर लोगों से पूछ लो, शायद उनको पता होगा। अशरफ जमाल? नहीं साहब, मैं किसी अशरफ जमाल के बारे में नहीं जानता। बंगाल वाला अशरफ जमाल तो नहीं साहब? कहाँ का है पता नहीं, कुछ 35-36 साल का है। हाँ साहब, 35-36 साल का ही है, बीवी बच्चे वाला है साहब। कहाँ मिलेगा? साहब 2 हफ्ता तक तो हमारे यहाँ आया करता था, करिया काम करता था। अब वो गांव चला गया बंगाल, 2 हफ्ता पहले गया साहब। उसका गांव का नाम है कुछ बारेसात कुछ गांव का नाम है साहब। इसको पहचानते हो? साहब नहीं, मैं नहीं जानता साहब। मैंने पहले ही कहा था नहीं पढ़ने का मेरे को इस लफड़े में। अब आप लोग खाली पीली मेरे को अप डाउन कराओगे। ज्यादा मच मत कर, तू जानती है वो आदमी कौन है? तेरे को चलना पड़ेगा अभी। ये अशरफ जमाल बंगाल का है ना? हाँ साहब। बारासात का, बराबर? हाँ, 12 ही बोला था वो। देखो रुखसाना, इस आदमी को जानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है अशरफ जमाल। अब हम में से कोई नहीं जानता कि अशरफ जमाल है कौन और दिखता कैसे है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा उसे पहचानने के लिए। और कितने दिन धंधा बंद रखेगी साहब? मेरे को ही लफड़े में मत फंसाओ। हाँ रुखसाना, इस आदमी की लाश अस्पताल में लावारिस पड़ी है, हमें इस आदमी का नाम तक पता नहीं, और इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इसके घर वालों को हम खबर कर दें। अक्खी मुंबई में मैं ही बची थी इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए। अभी 7 गांव और बाकी है। और बारासात जिला है साहब, बहुत सारा गांव है जिला में, और यदि अशरफ जमाल इधर का है तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इस काम के लिए अगर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो ले लो, लेकिन ये अशरफ जमाल मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ठीक है साहब। मैडम 5 दिन से इधर पड़ी, और कितने दिन रहने का इधर मेरे को? जब तक अशरफ जमाल नहीं मिल जाता है तब तक। मैडम, अरे मेरे को काय को फंसा रहे हो तुम लोग? उस बेनाम आदमी का खून हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन पुलिस को अब तक उसका नाम भी पता नहीं चला था। लगभग 10 दिन तक पश्चिम बंगाल में रहने के बाद पुलिस को इस केस का पहला सुराग मिला। अशरफ जमाल के बारे में जानकारी मिली, जो शायद मरने वाले को जानता था। हेलो, हाँ साहब, मिल गया अशरफ। कहाँ है वो? इधर ही चांदपुर में देसी दारू के अड्डा में पड़ा है, पी के टूने है साहब। अरे दादा, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমারে বলুন তো দেখি। আরে আমি যাব তো, আমি যাচ্ছি তো। अरे আমরা নিয়ে যাচ্ছি, চলো। अरे वाह, गाड़ी भी लेके आ गए तुम तो हैं। अच्छा है, चलो गाड़ी নিয়ে যাচ্ছ আমাকে। यही है अशरफ जमाल? हाँ साहब, यही है। अशरफ, इसे जानते हो? ये तो हुसैन है साहब, इसको क्या हो गया? ये हुसैन का पूरा नाम क्या है? नहीं मालूम साहब, ये तो हुसैन ही बताया था अपना नाम, मैं तो उसको हुसैन करके बुलाता था साहब। देख अशरफ, हुसैन का मर्डर हो चुका है और हम लोग इसके परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं ताकि इसकी बॉडी उनके हवाले कर सके।
और इसके खूनियों को भी पकड़ने आया था। साहब मैं इसके परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता साहब। वो 2-3 हफ्ता इसके साथ काम किया था, वो कंस्ट्रक्शन के साइट पे साहब। इसके अलावा कुछ नहीं पता साहब मुझे। तुम दोनों काम कहाँ करते थे? साहब वो बडाला में जो ऊंची सी बिल्डिंग में काम चल रही है ना साहब, वहीं पे काम करते थे साहब। नाम क्या है बिल्डिंग का? ये तो मालूम नहीं है साहब, हमें वो स्टेशन से उठा के ले जाते थे, हम चले जाते थे साहब। अच्छा, वहाँ का कोई मजदूर या कॉन्ट्रैक्टर वो तो पहचानता होगा इसे? हो सकता है साहब। हाँ साहब, ये हुसैन है। इस हुसैन का पूरा नाम क्या है? ये रहता कहाँ था और इसके फैमिली के बारे में क्या जानते हो? अब इसका बायोडाटा तो मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन इतना मालूम है कि ये ग्रैंड रोड स्टेशन के बाहर खड़ा रहता था। वहीं से इसको मैंने 3-4 बार उठाया। हुसैन का मर्डर हो चुका है, हम लोग इसके घर वालों को ढूंढ रहे हैं। इस हुसैन के बारे में क्या क्या जानते हो तुम? ज़्यादा कुछ मालूम नहीं सर, लेकिन एक नंबर का बेवड़ा था। झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहता, बात बात पर उसकी खोपड़ी सटकती थी। इससे काम करवाना बहुत मुश्किल था साहब। कारीगर की कमी ना होती तो मैं इसको कभी काम पर नहीं रखता। मूल जी, ऐसी कोई भी बात बता सकते हो जिससे हमें ये पता चले कि ये हुसैन है कहाँ का, इसका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? ऐसी कोई भी बात बताओ जिससे हमें ये पता चले कि ये हुसैन का मर्डर हुआ क्यों है। एक दिहाड़ी मजदूर है मनोज, वो इसको जानता था, आप उससे पूछताछ करो। ये मनोज है कौन? वो रोजंदारी पे मजदूरी करता है। हुसैन के साथ मैंने कई बार इसको काम पे रखा था। और ये मनोज मिलेगा कहाँ? ये आप कांति से पूछो, वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। कांति, मुझे मनोज चाहिए। साहब मनोज तो इधर नहीं है, मेरी जानकारी में तो गांव चला गया। गांव कहाँ है उसका? उत्तर प्रदेश का है साहब। 2 हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो गांव चला गया। इसको जानते हो? नहीं साहब। ये भी मनोज की तरह मजदूरी का काम करता था? पता नहीं साहब, मैं मनोज को ही उठाया करता था प्लम्बिंग के काम के लिए, इसको कभी नहीं उठाया। मनोज का कोई फ़ोन नंबर है? हाँ है ना साहब। हेलो मनोज जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ, वडाला पुलिस स्टेशन से। जी साहब, क्या हुआ साहब? ये तुम्हारा दोस्त हुसैन कहाँ है? हुसैन मुंबई में ही होगा साहब, मैं तो इधर गांव में हूँ। क्या हुआ साहब? अब क्या किया हुसैन ने? मुझे हुसैन का पूरा नाम चाहिए, उसके फैमिली के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब उसने कभी अपना पूरा नाम बताया नहीं, मैं उसे हुसैन ही बुलाता था साहब, और ज़्यादा जान पहचान तो थी नहीं हमारी। हम एक ही जगह काम करते रहे, बस इतना ही साहब। और वैसे भी मैं उससे 2 हाथ दूर ही रहता था साहब। क्यों? साहब एक तो वो बहुत पीता था, ऊपर से ज़रा सी बात पे सबसे झगड़ा करता था साहब, और कोई भी उसको काम पर लेना ही नहीं चाहता था। मजदूर कम हो, मजबूरी हो, तभी उसको बुलाते थे साहब। मनोज, तुम्हारे दोस्त हुसैन का खून हो चुका है। क्या? किसने मारा होगा उसे? साहब ये मैं कैसे बता सकता हूँ साहब, सबसे तो झगड़ा था उसका साहब, ठेकेदार से, मजदूर से, सबसे झगड़ा करता था साहब। सबके साथ उसका झगड़ा होता था, तुम्हारे साथ कभी हुआ नहीं? सब मेरा भी होता था, पर हम लोग साथ में मजदूरी ढूंढते थे, इसलिए वो मेरे साथ ठीक ही रहता था साहब। सोच के बता, कौन हो सकता है इसके पीछे? पता नहीं साहब। ठीक है, कांति तुम जा सकते हो। देसाई, पता करो मनोज उस रात कहाँ गया था, उसके हर मूवमेंट को ट्रैक करो। हो सकता है इस मर्डर में वो भी शामिल हो और फिर एक्सीडेंट का बहाना बनाकर गांव भाग गया हो। सर 1 मिनट, मनोज का फोन। हाँ मनोज बोलो। साहब एक बात बतानी थी। बोलो। हुसैन का पंगा हुआ था मंटू के साथ, उसी ने मुझे बताया था साहब। हुसैन, अब तू क्या बैठने को आया क्या इधर? हाँ, काम खत्म नहीं करना तेरे को आज? अबे 2 मिनट बैठ के सांस ले ली,
तो क्या आसमान सर पे गिरा क्या? अरे 2-2 मिनट करके सब लोग ऐसे सांस लेने बैठ जाओगे ना तो आसमान जरूर गिरेगा, और मेरे ऊपर। ये देख, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। बात तो ऐसे करता है जैसे एहसान कर रहा है काम देके और पैसा देके। हुसैन, तू सबसे पंगा लेना बंद करना। मेरे को पंगा लेने का शौक नहीं है। ये लोग सोचते हैं हम लोग साले इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, सिर्फ मशीन है, मशीन। खड़खड़ 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 बटन दबाया, काम चालू। कल वो लंगड़ा मंटू पीछे पड़ गया था, साला किसी दिन खोपड़ी सटक गई ना, उसको ठोक डालूंगा मैं। तू अगर पीना बंद करेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा तेरे लिए। ये मंटू कहाँ मिलेगा? साहब ये तो मैं नहीं जानता, पर हुसैन ने ही बताया था कि उसका मंटू के साथ पंगा हुआ था। दोनों देसी दारू के अड्डे पे इकट्ठे जाते थे साहब, और वो मंटू क्या करता था, मजदूर था, क्या था, मुझे नहीं मालूम साहब। मैं सिर्फ हुसैन के मुंह से नाम सुना था उसका। देसी बार का नाम पता है तुझे? उधर वडाला में ही है साहब, रोशनी नाम है बार का, और हुसैन ज़्यादातर उधर ही जाता था साहब। तो इस मंटू के बारे में और क्या जानता है, और हम लोग पहचानेंगे कैसे उसे? मैं उसे नहीं जानता साहब, पर हाँ हुसैन उसे लंगड़ा बोलता था साहब, मंटू लंगड़ा। ठीक है। सर 3 रात हो गई। मनोज ने बताया था वैसा कोई भी आदमी उस बार में नहीं आया। इस मनोज के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, ऐसा नहीं लगता कि उसका मर्डर में कोई हाथ है। वो जिस साइड पे काम करता है वहां से मैंने कंफर्म किया, उसका वाकई में एक्सीडेंट हुआ था। हुसैन की लाश अभी भी मॉर्ग में वैसी ही पड़ी हुई है। सर किसी दूसरे स्टेट से काम की तलाश में आया होगा। इनका कोई फिक्स ठिकाना तो होता नहीं है, रोजगार की तलाश में रोज सुबह स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। कौन इनका नाम पता लिख के रखेगा? बात तो ठीक है देसाई, पर मर्डर किया किसने वो तो पता करना ही पड़ेगा। हो सकता है हुसैन को जिसने मारा है वो उसकी फैमिली को जानता होगा। हो सकता है सर। वो आदमी कौन है? कौन? जो लंगड़ा के चलता है, आखिरी टेबल पर बैठा है। अरे वो मंटू है। मंटू? क्या हुआ साहब? अरे साहब, साहब बोलो ना तो देख साहब, अरे साहब क्या कीजिए साहब? तूने मारा इसको? दिखता नहीं है बराबर साहब। देख, इसका नाम हुसैन है, हुसैन। बहुत दिन लगे पता करने में इसका नाम क्या है। अब तक तो सिर्फ 2 ही बातें पता चली है। इसका नाम हुसैन है और इसको तूने मारा है। हुसैन, वो मजमत साहब जानता ना उसको। तूने मारा इसको? साहब, मरे हुए को कौन मारेगा? अच्छा देसाई, इसको उल्टा लटका दो, फिर ये सब सच बोल दे। नहीं साहब, अब सच बोलेगा ना साहब। साहब कौन मारा किसको सब बोल डालेगा। पौवा पिला दो। चल अब बता दे, किसने मारा हुसैन को? अभी साहब बहुत चढ़ गई है, सुबह बात करते हैं। बे साले, चल के तो अपनी एक टांग पे आया था, अभी मुंह नहीं खोला ना तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। चल बता। चलो ठीक है साहब, बता देता हूँ। चल बता। बोलना। हुसैन को मैंने मारा था। साथ में मेरे 2 दोस्त थे, बबलू
चंदर बहुत अकड़ती साहब हुसैन में, 2 कौड़ी का मजदूर, मैं कॉन्ट्रैक्टर, फिर भी साला सबके सामने गाली देता था मेरे को साहब। हाँ तो क्या पूरा नहीं करेगा काम? बार बार कान मत खा, काम बोला है हो जाएगा, तू मच करेगा ना तो नहीं होगा। नहीं मेरे को अभी पूरा काम चाहिए, चलो चल, अभी तो मैं नहीं करता, तू उखाड़ ले जो उखाड़ना। ए हुसैन, कॉन्ट्रैक्टर मैं, तू नहीं समझा क्या? चल। बे तू सिर्फ ठेकेदार है, मेरा बाप तो नहीं ना जिसकी मैं सुनूं। देख हुसैन, कल तूने नाटक किया ना, मैं तेरे को काम पे से निकाल देगा। अबे लंगड़े, तू क्या सोचता है? तू रोटी फेंकता है इसलिए मैं जिंदा हूँ? बाहर की पीता है तू, ठेकेदार कोई तेरे को खड़ा नहीं करता, साले तेरी अकड़ कम नहीं होती। मुंबई के 8 स्टेशन पे तेरे जैसे कम से कम 50 लोग खड़े रहते हैं काम मांगने के लिए। चल ठीक है, कल से किसी और को उठा लेना, मेरे को भी तेरे साथ काम पे नहीं आने का। पछताएगा तू, रोएगा साले एक दिन। वो दिन कभी नहीं आएगा साले छिंगुर, किसी दिन सटक गई ना तो 2 टुकड़े करके फेंक दूंगा तेरे को, पुलिस पता ठिकाना पूछती फिरेगी तेरी। बस साहब, खोपड़ी दारू का भट्टी बन गए मेरे से ऐसे बात की, तब भी सोच लिया साहब इसका तो ठीक करने का ही है। मैं बोला चंदर और बबलू को, अरे का ऐसा सेटिंग करने का है काम मांगना भूल जाए। पकड़ लिया उसको तीनों ने। पहले का स्टोरी खत्म। अभी मैं सो जाऊं साहब, नींद आ रही है। सर, उस मंटू ने पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा रखा है। अरे बुलाओ ना साहब को, मेरे को बात करने का है। क्या रे, क्यों हल्ला कर रहा है? क्या साहब, इधर काहे को बंद कर रखा है? मेरे को काम पे जाने का है साहब। साहब मेरा पूरा काम, साहब पूरा लोग मजदूर इंतजार कर रहे होंगे साहब मेरा। चुप, क्यों शोर मचा रहा है? शोर काहे का साहब? ये लोग बोल रहे हैं मैंने किसी हुसैन को मारा है। कौन हुसैन साहब? मैंने नहीं मारा किसी को, फंसा रहे मेरे को ये लोग। जास्त शानपणा करो नको साहब। हाँ मैं ठेकेदार हूँ साहब, मर्डर वर्डर काम ही नहीं मेरा। रात को टाइट होकर पूरी स्टोरी बोल चुका है तू। क्या क्या बोला मैं? सब मैं क्यों मारेगा किसी हुसैन को साहब? साहब मेरे को देरी हो रही है साहब, मेरे को साइट पे जाने का है साहब। साइट पे जाना है तुझे? देरी हो रही है? अब तेरी उतर गई है ना, अब तू सब सच बोलेगा। येऊन जा रे आला। साहब खाली पीली गरीब को फंसा रहे हो साहब, मैंने नहीं मारा साहब किसी को, मैं सच्ची बोल रहा है साहब। ऐसा लगने लगा था कि पुलिस के हाथों हुसैन का कातिल लग चुका है। पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि मंटू से पूछताछ कर हुसैन का पता, पूरा नाम और सब जानकारी मिल सकेगी। पिछली रात मंटू ने जुर्म कबूल किया, लेकिन सुबह होते ही उसने यू टर्न ले लिया। क्या कभी इस केस को क्लोजर मिलेगा? क्या मरने वाले को नाम, पता, परिवार, आइडेंटिटी मिल पाएगी? क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? साहब मुझे क्यों लेके जा रहे साहब? चंदर कहाँ है? पता नहीं साहब, बहुत दिन से उसको देखा नहीं। चला। कैसे मारा हुसैन को? साहब मैंने किसी को नहीं मारा। हमें पता है कि तुमने, चंदर ने और मंटू ने मिलकर हुसैन को मारा है। मंटू अब हमारे हिरासत में, उसने सब कुछ सच सच बता दिया है, पर आज उसने अपना बयान बदल दिया। अब वो ये कहता है कि तूने और चंदर ने मिलकर हुसैन को मारा है। उसका तो कोई हाथ ही नहीं है उसमें। सब बताया उसने, कैसे तूने और चंदर ने हुसैन को मुंबई पोर्ट्रस के यहाँ मारा। साहब वो लंगड़ा बेवड़ा झूठ बोला है साहब, वो भी साथ था हमारे। देखा, मतलब मर्डर में वो तुम लोगों के साथ था और फंसा रहा है तुम दोनों को। बबलू सच सच बता दे, कैसे मारा हुसैन को? साहब मंटू बोला हम दोनों को कि हुसैन बहुत बचपच करता है, हमने भी देखा था साहब, बहुत अकड़ता था वो। तो मंटू बोला कि उसको सबक सिखाने का है, हमको कोई लफड़ा नहीं चाहिए था साहब, सब उसको ही मांगता था। फिर तूने क्यों मारा हुसैन को? साहब
वो हम अरे मंटू, आज तो तू मेरे को पिला रहा है। मेरी तो खोपड़ी सटकती है ना मेरे को देखते ही। देख, अभी अपन ने सोच लिया है, झगड़ा डंडा सब खाते। बोल तू क्या बोलता है? सोच के बोल। धार मार के आता है फिर। हाँ? अबे कर देते हैं आज इसका हिसाब। अबे पर इसको मार के मिलेगा क्या? साले पलटी खा रहे हो तुम लोग। बोले थे ना साथ दोगे। जाने दे, फालतू के लफड़े में नहीं पड़ने का। अरे तो साला वैसे ही मरा है, 2-4 साल में पी के और मर जाएगा। छोड़ा तुम लोग यार। मैंने सोच लिया, आज से सब झगड़ा खत्म। इसलिए आज मैं तेरे को पिलाएगा। तू भी क्या याद करेगा साले? अबे आज बहुत माल है तेरे पास। सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ पंगा लेके सबसे वसूली कर लिया। सबका हिसाब खत्म। हुसैन, चल एक काम करते हैं, उधर बीपीटी गोदी के पास चलते हैं, मस्त ऐश करते हैं। चलो साले के ऐश करते हैं आज। हमने सोचा था हुसैन का पैसा मार लेंगे और मंटू जो चाहता है वो भी कर देंगे। मंटू भी खुश, अपन भी खुश। यार्ड के रास्ते से चलते हैं। यार्ड के रास्ते से चलते हैं। क्या बोला? कुछ नहीं, यार्ड से शॉर्टकट लेते हैं। मैं तो थोड़ी देर में लुढ़कने वाला हूँ यार। बस क्या हुसैन, चलना। वो पावस्कर है ना, पावस्कर, वो मेरे को टशन देता है। मैंने उसको बोला है चल निकाल मेरे पैसे। वो बोलता है आज नहीं मिलेगा। बोले मिलेगा कैसे नहीं भैया? ये चंदर कहाँ है? नहीं पता साहब, हम तीनों ने सब माल आधा आधा किया। उसके अगले दिन से मैंने चंदर को कभी नहीं देखा। ये हुसैन का घर कहाँ है और उसके घर वाले कहाँ हैं? वो नहीं मालूम साहब। हम लोग साइड पर मिलते थे या फिर बार में। कौन किधर रहता है क्या मालूम साहब। लगभग 1 महीने बाद हुसैन को दफनाया गया और उससे कुछ समय पहले ही इस हत्या का तीसरा आरोपी चंदर भी पकड़ा जा चुका था। मंटू, बबलू और चंदर अभी पुलिस की हिरासत में है। हुसैन की शिनाख्त करने में, उसके खूनियों तक पहुंचने में पुलिस ने जरा भी कोताही नहीं बरती। सारी कड़ियां जोड़ ली गईं और कातिल आखिर पकड़े गए। एक कड़ी अब तक या फिर न जाने कब तक अनसुलझी रहने वाली थी। हुसैन का पूरा नाम क्या था, कहां से आया था वो और कहां है उसका परिवार? दूर दराज से न जाने किस किस गांव से ये लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आते हैं। कुछ कारीगर, कुछ सिर्फ मजदूर, कुछ हुनर की कमाते हैं, कुछ मेहनत की। शहरों को सिर्फ वो हाथ चाहिए होते हैं जो ईंट पर ईंट रखते जाएं, मंजिलों के ऊपर मंजिलें बनाते जाएं, इमारतें खड़ी करती जाएं, हमारे घर बनाते जाएं, हमारी और कईयों की जिंदगी कंप्लीट करते जाएं। और उनकी जिंदगियां कभी कभार बिना क्लोजर, बिना समापन के खत्म हो जाती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।